हेलो एवरीवन। आज पार्ट 4 है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग 2025 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। 2025 में दो ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ पोटेंशियल v इज द फंक्शन ऑफ r इज दिस। ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है where this beta is constant, the potential is in the following v naught and a are constant। मतलब पोटेंशियल का फॉर्म में पूछ रहा है, ये क्या कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो एक मोमेंटम स्पेस का है। तो मोमेंटम स्पेस में ये आर का टर्म और पी का टर्म कैसे, देखो पहली बात तो इसमें तो हम ये यूज करने वाले हैं, ये नहीं यूज करने वाले। लेकिन जब हम पोजीशन मोमेंटम से पोजीशन में जाते हैं तो कुछ इस टर्म में आएगा, और पोजीशन से मोमेंटम स्पेस में जाते हैं तो इसको इसको याद रखिएगा, ये कैसे चेंज हो रहा है ना। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है ना, ये गिवन है। अब अब हम फोकस करते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, बीटा कांस्टेंट है, इस पार्ट पे फोकस करेंगे। तो ये पार्ट जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर अगर हम देखें तो आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर आएगा, डेल पी स्क्वायर सॉरी। तो आई स्क्वायर -1 एंड दिस, मतलब डेल डेल पी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के सिमिलर है ना। तो हम हमें बस वही देखना है, हमें यहाँ पे ये सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो डेल पी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर हो रहा है, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो R4। मीन्स पोटेंशियल में R4 का टर्म होना चाहिए, R⁴ नो। तो अब यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन में R⁴ माइनस स्क्वायर है, -r² है, -r4 है, यहाँ पे r² है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें R⁴ दिया हुआ है। तो हम लोग इस शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद रहा तो। और अगर पोटेंशियल मान लीजिए मोमेंटम फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी पोजीशन से हमें मोमेंटम का देखना है, या फिर देखिए अगर पोजीशन में दिया हुआ है, मोमेंटम में पूछ रहा है कि पोटेंशियल कैसे होगा, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें R⁴ था, जो डोमिनेट यहाँ पे आएगा, सॉरी R⁴ तो अगर सारे ऑप्शन में अगर ऐसा रहता तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में जाना पड़ता, या पोजीशन क्वेश्चन रहता तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। आर पोजीशन मोमेंटम में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है और ये कैसे होता है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये ये क्वेश्चन है सितंबर 2022 का, इसमें पूछ रहा है। और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना था नहीं। कि इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन द वन डायमेंशन इज जीरो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का वन डायमेंशन में वैल्यू जो है वो जीरो है, देन इट्स वेव फंक्शन में बी ऑफ द फॉर्म। तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा। और पहली बात, हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये कितनी बार रिपीट मैंने कर चुका हूँ कि अगर वेव फंक्शन में इमेजिनरी पार्ट रहे तो वो उसका जो पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है मोमेंटम का, वो जीरो नहीं होता है। मींस कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा अगर वेव फंक्शन में इमेजिनरी पार्ट है तो। अगर वो रियल वेव फंक्शन है तब उसमें जरूरी नहीं है, तब रियल वेव फंक्शन में हमारा जो मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कितनी बार मैंने इसको रिपीट किया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी में देखिए इमेजिनरी पार्ट है, ऑप्शन सी में इमेजिनरी पार्ट है, ऑप्शन डी में भी इमेजिनरी पार्ट है। मींस अगर इसका इस वेव फंक्शन से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकाला जाए तो कुछ उसका वैल्यू आएगा। लेकिन ये ऑप्शन ए में जो है वो रियल वेव फंक्शन है, तो रियल वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू की
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो होती है वो 0 होती है। तो इसका हम वैसे ऑप्शन को देखेंगे जिसमें जो रियल वेव फंक्शन हो। तो रियल वेव फंक्शन यही है सर, बाकी में सब में देखिए इमेजिनरी पार्ट। तो इसे सॉल्व करने की वैसे जरूरत ही नहीं थी, अगर आप पार्ट वन पार्ट टू को अगर आप ठीक से देखे हो तो वहां पे मैंने रिपीट किया हुआ है इस चीजों को। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद करें, इनको मेमोराइज रखें, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इसलिए इसमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे नहीं तो फिर आपको पूरे को निकालो और देखो, ऐसे सबको देखना पड़ेगा। लेकिन सीएसआर सितंबर 2022 में पूछा गया था, तो अगर थोड़ी सी ये सब याद रहे, छोटी छोटी बातें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत ही लोग मिस्टेक किए थे जब ये हुआ था। और ये इस पे सिमिलर एक और क्वेश्चन पूछा गया था 10 कॉट पे, मुझे एक्चुअली ईयर याद नहीं है। बाकी ये जितने मुझे वनडी के मिले मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आज, इसे सॉल्व करते हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा जो आपको को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल का ये अलग अलग रीजन में अलग अलग पोटेंशियल दिया हुआ है, इनफाइनाइट है, इसको नेग्लेक्ट कर दे, इसमें कुछ इसका कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। सॉल्व ये दो करेंगे। रीजन वन में v माइनस वी नॉट है। ठीक है, स्कोडिंगर वेव इक्वेशन लगाइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका स्कोडिंगर वेव इक्वेशन लगाना पड़ेगा। स्कोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने लगाया। स्कोडिंगर वेव इक्वेशन लगाने के बाद मैंने इसको k1 स्क्वायर पुट किया दिस, और इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, a sin k1x b cos kx, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, इसका बाउंड्री कंडीशन ये होता है, x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होगी। अगर इसमें आप पुट करते हैं तो b की वैल्यू 0 आएगी, और जो बाकी का टर्म जो है वो ये बचेगा। रीजन टू, जिसमें पोटेंशियल 0 है, ये दो रीजन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका जो बाउंड्री दिया हुआ है x ग्रेटर देन a है, मींस कि एनर्जी जो है वो लेस देन 0 है, ये बाउंड स्टेट में है। यहाँ पे वैसे भी इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ द बाउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल, तो बाउंड स्टेट में है। तो बाउंड स्टेट में होने का मतलब है कि E जो है वो माइनस ई होगा। तो माइनस ई होगा, तो हम जब स्कोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे, स्कोडिंगर इक्वेशन, तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस का टर्म। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको a sin kx माइनस b cos kx लिख सकते हैं, लेकिन जब बाउंड स्टेट में पार्टिकल होता है, इसका मतलब है कि वो लोकलाइज है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, ये भी होगा, वेव फंक्शन भी उसमें नॉर्मलाइज होगा। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आ, क्या बोलते हैं ये, अगर मैं a sin kx और b cos kx रखता हूँ, अगर लेट सपोज कि मैं इसको a sin kx माइनस b cos kx रखता हूँ, लेट सपोज कि अगर ये फंक्शन रखता हूँ, तो जब बाउंड स्टेट में रहेगा ना, तो बाउंड स्टेट में हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये इंफिनिटी पे डीके हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, डज नॉट डीके एट इंफिनिटी, है ना, ये डीके इंफिनिटी पे डीके होगा ही नहीं। तो ये बाउंड स्टेट का कंडीशन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको साइन कॉस के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, हम हमेशा एक्सपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे भी अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो आप यही यूज कीजिए, ये यूज करने की जरूरत है नहीं। ये माइनस साइन आएगा, हमेशा आप यही यूज कीजिए। और नहीं तो ये चेक कीजिए कि इन्फिनिटी पे ये वेव फंक्शन डीके कर रहा है कि नहीं, है ना। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आया सी ई k2x प्लस डी ई माइनस k2x। अब इसके लिए जो हमारा बाउंड्री कंडीशन होता है वो ये होता है, आप लोग अगर ठीक से अगर जेटली का बुक पढ़ें तो समझ में आएगा। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन 0 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं, तो चेक करने पर मुझे पता चला कि c जो है वो 0 हो रहा है, बाकी जो टर्म है वो एज इट इज आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमें ये निकल के आया, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है अभी, ये डी है वैसे, ध्यान नहीं गया, ये डी है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन बन के आया है ना, तो ये देखिए अब इसको हम लोग ए से मैच कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है वो कुछ इस तरह से है, ए है। कोई बात नहीं, उसे एक्स रखिए, ए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको डी मान के चलिएगा, कोई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम लोग मैच कर लिए, जो हमारा आया दोनों वे स्कोडिंगर सॉल्व करने के बाद जो आया, हम लोग इस तरह से इसको एक्स की जगह पे ए रख देंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद ये फॉर्म निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे डी रहेगा, ये फॉर्म निकल के आया। ठीक है, इसको डेरिवेटिव कीजिए, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 5 जो ये है उसको इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा ये टर्म निकल के आया, और इसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप लोग यूज कीजिएगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन निकालने के लिए। जब आप लोग ड्यूटियम पढ़िएगा तो, सॉरी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में देखेंगे तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बताया कि जितने भी बाउंड्री दिए रहेंगे, जितने भी पोटेंशियल का दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए कि उसका सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या इक्वेशन बन के आ रहा है, उसके बाद आप लोग डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव को डिवाइड कीजिए। तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, और इसको हम निकालने का तरीका ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है सारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद ये आया, k1 k2 को वैल्यू रखिए, और हमारा ये इक्वेशन बन के आएगा कॉट स्क्वायर k1a माइनस ई प्लस बी। तो ये ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे डी है ये, ठीक है, ये डी है, इसको डी बना दीजिए, डी है ये। ठीक है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना होने के कारण मैं यहाँ पे लगा दिया डी। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी उसमें क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। ठीक है, एमएससी में आप लोग किए होंगे ये। ठीक है, तो ये निकल के आया, और इसका ऑप्शन जो है वो बी है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें मैं ट्रिक से सॉल्व किया हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बहुत ही टाइम जाएगी, तो उसको ट्रिक देखते हैं क्या है उसमें। ये ट्रिक खुद से बनाया गया बना सकते हैं आप लोग को इसमें, अगर आप ट्रिक तो खुद से ही बनते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन द वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ वेल ऑफ लेंथ l एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू l when it is in energy eigen state level by n the probability of finding the particle 0 to l by 8 is 1 by 8। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0 टू l by 8 में 1 by 8। ठीक है, तो वो उसमें n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी हम लोग जो ये ग्राफ फाइंड आउट किए, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी की ग्राफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की ग्राफ है। कैसे करते हैं हम लोग, देखिए, मैं पहले n इक्वल टू 4 लेता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे देख के ही लग रहा है कि n इक्वल टू 8 आएगा, सॉरी n इक्वल टू 4 आएगा ऑप्शन, ये मुझे देख के ही लग रहा है। लेकिन जब आप इसको इससे गो थ्रू हो जाइएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं डायरेक्ट n इक्वल टू 4 पे क्यों टिक किया। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी जैसे n इक्वल टू 4 मैं ले रहा हूँ, लेट सपोज मानने के लिए, तो 4 लेना उसका दुगना कीजिए 8, डिनोमिनेटर में सारा जगह 8 रखिए, और जीरो से स्टार्ट कीजिए, 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a, ऐसे करके जाइएगा, सोहन, ऐसे करके जाइएगा, तो ये पूरा बनेगा। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नोट्स के टर्म में आएगा। मतलब n इक्वल टू 4 है, मींस n इक्वल टू 8, मतलब हम दोगुना करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 ऐसे बनेंगे ग्राफ, ए बम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बम बने। मींस कि अगर हम नोड देखें तो नोड कितना होगा, नोड इसमें 4 होगा, ऐसे जब ग्राफ बनेगा तो। ठीक है, ये बुक देखिएगा तो समझ में आएगा, जैसे कि n इक्वल टू 3 पे देखिएगा, तो अगर हम मान लीजिए कि n इक्वल टू 3 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो हम लोग 3 इंटू 6, तो ये 6 सब जब में सब में डिवाइड करेंगे। ठीक है,
0 ए 0 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए एंड ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो ये ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये 6 बम्प आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पे ये प्रोबेबिलिटी डिवाइड क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल्स होते हैं, ये सारे बम्प इक्वल होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया। चलिए ठीक है, वो ये तो ट्रिक था। n इक्वल टू 2 के लिए भी आप कीजिएगा तो ऐसे ही आएगा। तो 2 है तो 4 आएगा, है ना। तो इसी तरह n इक्वल टू 4 था, यहाँ पे n इक्वल टू 4 था, तो मैंने 8 किया, दुगना किया। ये बनाने का तरीका है, तो मैंने ऐसे बनाया। अब इस सारे टर्म को लिखिएगा, हर एक बम्प पे, एक बम्प, दो बम्प ऐसे करके लिखिएगा तो सारा आएगा, जितना भी है सारा लिख दिया। अब देखिए कि 50-50 कहाँ डिवाइड होगा। ये देखिए 4a/8 मतलब a/2, मतलब यहाँ से इस दूर में प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, ये हाफ है, यहाँ भी हाफ है, मतलब इतने यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब पूछ रहा है कि 0 से l/8, मतलब 0 से l/8, a/8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे इतनी दूर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसकी हाफ है। मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर रेड है, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 1/2 निकल के आया, 1/2 एंड 1/2, यहाँ की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। अब देखिए, अब इन दोनों का आधा क्या होगा, ये कितना था, a/4, a/2 था, मतलब a/4 पे प्रोबेबिलिटी फिर इसकी हाफ हो जाएगी। तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1/4 प्रोबेबिलिटी आएगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a/4 तक, एंड a/4 से लेके a/2 तक प्रोबेबिलिटी हाफ। मतलब इसकी भी तो हाफ करेंगे ना, तो हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है मुझे 0 से a/8, तो 0 से a/8 तो यही है, तो अब इसकी कीजिए, इससे करेंगे तो कितना आएगा, 1/8, 1/8, यही आएगा ना। जीरो, इसकी हाफ करेंगे तो हाफ 1/8, 1/8, मतलब इस रीजन में 1/8 आ रहा है, इस रीजन में 1/8 आ रहा है, मीन्स कि n इक्वल टू 4 के लिए ये सही बैठ रहा है। तो कुछ मैंने इस तरह से सॉल्व किया। आप लोग नहीं तो फिर पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, है नहीं। और ये अगर पता है ऐसे कैसे निकालते हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 1/8 देखिए, 1/8 आ गया। तो ये n इक्वल टू 4 पे ये सही आ रहा है। ये थोड़ा मैं मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पे हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ 1/4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 1/8 होगा। तो मतलब ये जो है n इक्वल टू 4 पे ये सही आ रहा है, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 25 का है, और इस बार जून में पूछा गया था, 25 में। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A particle of mass m is in the third energy eigenstate of an infinite potential well of width a. The time interval in which the phase of this wave function changes to 2 pi is. चलिए, इसमें भी मुझे ये जो होता है साई एन, और इस पे अगर हम लोग टाइम एवोल्यूशन लगाए तो ये आता है। ठीक है, ई एन टी बाई एच कट जो है यहाँ पे 2 पाई से चेंज हो रहा है, फेज ऑफ द वेव फंक्शन चेंजेस बाई 2 पाई, 2 पाई से चेंज हो रहा है, मीन्स ये जो टर्म है ये 2 पाई से चेंज हो गया, मीन्स टी जो होगा टाइम वो कितना आ रहा है, 2 पाई एच कट बाई ई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कैसे हो रहा है। द पार्टिकल ऑफ मास m is in the third energy eigenstate of an infinite potential well of with a, the time interval in which the phase of this wave function changes by 2 pi, means हमें टाइम एवोल्यूशन लगाना पड़ेगा। और टाइम एवोल्यूशन लगाने के लिए यही है फॉर्मूला, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब कि ये जो टर्म है ई एन टी वाई एच वो 2 पाई से चेंज हो रहा है, और 2 पाई से चेंज हुआ तो t की वैल्यू दिस आई, और इसमें पूछा कि थर्ड आइगन स्टेट। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, थर्ड आइगन स्टेट की बात की है, ना कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात की है। थर्ड आइगन स्टेट के लिए बात की गई है, मींस कि जो भी n इज इक्वल टू 1 होगा वो फर्स्ट आइगन स्टेट, n इज इक्वल टू 2 होगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 होगा वो सॉरी थर्ड आइगन स्टेट। 1 फर्स्ट, सेकंड,
सेकेंड आइगन स्टेट और थर्ड आइगन स्टेट। लेकिन अगर n इक्वल टू 1 क्या है, वो तो ग्राउंड स्टेट है। n इक्वल टू 2 क्या है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n इक्वल टू 3 क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। और काफी स्टूडेंट यही मिस्टेक किए थे, n इज इक्वल टू 4 जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ना कि आइगन स्टेट है। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स ने यहीं पे गलत कर दिया था। तो थर्ड आइगन स्टेट के लिए हम लोग n इज इक्वल टू 3 लेंगे, ना कि n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे यही मिस्टेक हुआ था सबसे। तो थर्ड आइगन स्टेट दिया हुआ है, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, आइगन स्टेट दिया हुआ है। आइगन स्टेट देगा मतलब ये फॉर्मूला n को 3 लगेगी और ये लगाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो 4ma² 9/h कट निकल के आएगा। n इज इक्वल टू 4 लगाएगा तो 16, तो ये कहीं निकल के आए, है ना। तो इस पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, ये आइगन स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, कुछ इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये CSIR 2025 में पूछा गया था, बहुत लोगों से वहां भी सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ सॉल्व करते हैं एक बार, चलिए। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए फ्री पार्टिकल, याद रखिएगा, फ्री पार्टिकल ऑफ ए मास m at t is equal to 0 is this, t greater than 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, वेयर सिग्मा स्क्वायर t इज, क्या होगा। चलिए, t इज इक्वल टू 0 पे मुझे ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है, मींस इसका जो वेव फंक्शन होगा वो स्क्वायर होता है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये निकल के आएगा, तो किसका स्क्वायर होता है, ये निकल के आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको मोमेंटम स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म में हमको देखिए मोमेंटम स्पेस का जरूरत पड़ेगी, तो मोमेंटम स्पेस को सॉल्व करने की जरूरत करते हैं, मोमेंटम स्पेस सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं पोजीशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, मतलब ये फॉर्मूला है, दिस है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद इसको एक एक्सपोनेंट में लिखने के बाद ये आएगा, ये लिखने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो होता है ये, इसे सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू जो होता है एक्सपोनेंट b² याद आएगा, इसमें और भी टर्म होता है लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, अभी मुझे इससे मतलब है। तो ये आएगा b, ये हुआ। ये करने के बाद जो मेरा ये मोमेंटम स्पेस में चेंज हुआ वो इस फॉर्मूला हुआ, मतलब जो पोजीशन से था मैं हमने वो बोले मोमेंटम स्पेस में आ गया। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से एक और टर्म निकल के आ रहा है कि अगर पोजीशन गॉसियन है तो मोमेंटम ही गॉसियन होगा। ठीक है, उसका फूरियर मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पोजीशन इज मोमेंटम। फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब अगर पोजीशन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर गॉसियन है, तो गॉसियन अगर पोजीशन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका भी मोमेंटम गॉसियन ही आएगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है प्रोबेबिलिटी इन मोमेंटम स्पेस में वो ये है। अब इससे आप किसी भी दोनों से मैच कराइए इसको, और यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू निकाले, डेल्टा पी यहाँ पे सिग्मा पी होगा, तो डेल्टा सिग्मा पी यहाँ पे आप लोग निकालिए। ठीक है, किसी भी इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, फिलहाल हमें पास ये है तो हम लोग इससे यूज करते हैं। यहाँ पे पी नॉट क्या होगा, 0, और ये सिग्मा पी हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है h/2 सिग्मा इज 0, है ना। तो ये निकल के आया। आगे बढ़ते हैं, फ्री पार्टिकल के लिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं रहा तो इसको याद कीजिए, इसको याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारी चीजें हम लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये ऑपरेटर है पहली बात, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस टर्म में आएगा, ना कि 2xp करके। ठीक है, ऑपरेटर में हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऑपरेटर में हम लोग जैसे कि अगर ये ऑपरेटर अगर पूछा जाए, मतलब हम मुझे लिखना है a+b का होल स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। लेकिन अगर ये a और b ऑपरेटर है तो हम लोग a² b² ab + ba ऐसे लिखेंगे। तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर है, हम लोग 2ab नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज पता होनी चाहिए, तो हम लोगों ने वैसे लिखा। अब x² जो है हम लोगों ने इसमें एक्सपेक्टेशन लगाया सब पे। ठीक है, गॉसियन सिमेट्रिक है तो x का एक्सपेक्टेशन और p का एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए, मीन्स ये भी 0 हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे आया, x², हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लिखे। याद कीजिए जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन
उसमें हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। ये क्या है, यहाँ देखिए, ये जो है हमारा डेल्टा एक्स जो है वो क्या होता है, इसका यही लिखते हैं ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो ये होता क्या है, यही तो होता है सिग्मा एक्स, हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही लिखा है हमने, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा अगर रूट हटा दिए तो, ठीक है। तो ये है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ना भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमें तो यही सॉल्व करना है ना। ये सॉल्व किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। और मेन हमको सॉल्व यही करना था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये मुझे इससे मतलब है, ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है, इसलिए हम लोग मोमेंटम स्पेस लगाया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, पी स्क्वायर तो जीरो नहीं होगा, पी जीरो होगा। अब पी स्क्वायर का वैल्यू मैंने हम लोग को पहले ही निकाल चुका हूँ, जो हम लोग कंपेयर कराए थे। पी स्क्वायर जो होगा वो डेल्टा पी का स्क्वायर होगा, मतलब एच कट वाई 4 सिग्मा स्क्वायर। इसमें पुट कीजिए और रिजल्ट आपका सामने है। ये मीन्स ऑप्शन जो बी है वो मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो कुछ करना नहीं था, इसको थोड़ा ध्यान रखना था कैसे सॉल्व हो रहा है। तो कुछ इस तरह से थे 2025 के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। बाकी हम लोग अब ये जो 1D बॉक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी दिसंबर 2025 का मैं वो पूरा, ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा सब, तो दिसंबर 2025 जो जनवरी 2026 में हुआ था एग्जाम, उस पे मैं एक ही साथ सारा क्वेश्चन करूंगा। फिलहाल ये जून 2025 तक का मैंने अभी तक आपको सॉल्व कराया, ये पार्ट 4 था। और यहाँ पे 1D बॉक्स खत्म हो रही है। हम लोग इसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर का करेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हैं 2025 तक के, ठीक है। जून 2025 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होगा। तो तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर पे होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।